सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 का भूगोल विषय का पाठ 3 खनिज और शक्ति संसाधन का आगे का प्रकरण ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऊर्जा के परंपरागत स्रोत पढ़ा था, जिसमें खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, जल विद्युत, ये सारे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, परमाणु ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इसके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसीलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय हैं, इनके उपयोग की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर है सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा जो हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पादन करने के लिए जोड़ा जाता है। और विश्व का सबसे पहले सौर ऊर्जा पवन चालित बस अड्डा कहाँ स्थापित है? स्कॉटलैंड में, यानी वो सौर ऊर्जा से और पवन ऊर्जा से संचालित है और स्कॉटलैंड के अंदर है। तो धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत ही लाभदायक है। यानी जहाँ गर्मी अधिक हो, सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हों, वहाँ पर सौर ऊर्जा के उपयोग बहुत ही लाभदायक है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदायों को रोशनी देने और यातायात संकेतकों में भी होता है। यानी ट्रैफिक सिग्नल्स में जो लगे होते हैं संकेतक, उनमें भी सौर ऊर्जा काम आती है। ये देखो, यहाँ इस तरह से आपने देखा भी होगा, खेतों में कई बार ऐसे पट्टियाँ लगी होती हैं, है ना, तो वो सौर ऊर्जा संयंत्र की पैनल ही लगी होती हैं। इसके बाद है हमारा पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है, यानी कभी भी समाप्त न होने वाला। पवन चक्कियों का उपयोग अनाज को पीसने के लिए, जल को निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान में पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हुई हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म और तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती रहती है, वहां उनका उपयोग किया जाता है। तो ये देखो, इसके बाद है हमारी कि ये पवन फार्म कहाँ लगे हुए हैं? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में भी, जो कि पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। इसके बाद है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम, इनके परमाणुओं के केंद्रक में जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जित ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनजाडट बालू में पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र के जो केंद्र है वो तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में कोटा के पास राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा हैं, जहाँ से
ये सारी परमाणु ऊर्जा का स्रोत हैं और यहाँ पर इनके संयंत्र भी लगाए गए हैं। ये देखो कि इस तरह से ये परमाणु ऊर्जा का होता है, जिसमें ये टरबाइन लगे होते हैं, यहाँ पर बिजली जनरेट होती है और इस तरह से बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद देखिए आगे है हमारी भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो कि हमें पृथ्वी से प्राप्त होती है उसे ही हम भूतापीय, भू यानी भूमि, तो भूमि के ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी लगातार वृद्धि होती जाती है, यानी पृथ्वी के हम जितने नीचे ज़्यादा जाएंगे वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और कभी कभी यह तापमान की जो ऊर्जा है वो भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट होती है और यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा है वो खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हम नहाते समय किस पानी, सर्दियों में हम गर्म पानी का ही उपयोग करते हैं, वो ये बता रहे हैं। तो यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत के अंदर भूतापीय ऊर्जा के जो संयंत्र हैं वो हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पुगा घाटी के अंदर स्थित है। ये देखो कि मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा का यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है और इसकी सहायता से यहाँ पर ये भोजन पकाया जा रहा है। इस तरह से ये नीचे देखो भूतापीय ऊर्जा का दिखाई दे रहा है कि गर्मी है और गर्मी के अंदर जो पृथ्वी के अंदर है वो काफ़ी गर्मी हो जाती है, जितनी गर्मी में जाती है। फिर यहाँ पर इसी गर्मी के कारण जो ये कुएं का जल है, यहाँ पर कुएं हैं, वो क्या होता है, गर्म होता है और इसी जल को यहाँ से टरबाइन पर और जनरेटर पे उपयोग करके यहाँ पर ये जो टरबाइन है ये गोल गोल घूमेगा और इससे बिजली जनरेट हो जाएगी। इसके बाद है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस समुद्र में जो लहरें उठती हैं उन्हें ही कहा जाता है। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। तो देखो जैसे ये मानो बांध बना हुआ है और बांध के नीचे यहाँ पर ये जनरेटर और टरबाइन लगाया हुआ होता है। यहाँ से समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और इन लहरों को यहाँ से यहाँ पर गिरती हैं, तो ये जो टरबाइन है ये घूमता है और इससे बिजली जनरेट होती है और यहाँ पर इस पानी को लाया जाता है। और जब इसे कहते हैं उच्च ज्वार, और उच्च ज्वार है वो चंद्रमा के कारण आता है। जब चंद्रमा का जो आकर्षण है वो समुद्र के पानी से होता है तो लहरें ऊंची उठती हैं और फिर वो लहरें यहाँ टरबाइन पर गिरती हैं और इसी से बिजली जनरेट होती है। इसके बाद अगर उच्च ज्वार नहीं है, यानी चंद्रमा का समुद्र के पानी के साथ आकर्षण नहीं है, तो वो निम्न होता है, शांत होता है। तो जब पुल के पास यहाँ पर बांध पर जो पानी इकट्ठा किया होता है वो इससे डाला जाता है इधर से, और फिर यहाँ से ये टरबाइन है वो घूमता है और फिर इस तरह से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो जो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस में बनाया गया था। इसके बाद आता है कि रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं। अगला हमारा है गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस। जैविक अपशिष्ट, जैविक का मतलब होता है जैसे सड़े गले पौधे है ना, जंतुओं के अवशेष, गोबर, इस तरह से, और रसोई का जो हमारे सब्जियों के छिलके, कचरा, इस वो जो चीज़ें होती हैं उसे हम जैविक अपशिष्ट यानी बचा हुआ सामान, तो उनसे रसोई के अपशिष्ट वगैरह से गैसीय इन चीज़ों को हम गैसीय ईंधन में बदल सकते हैं और इसे ही बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होती है कि यहाँ पर गोबर और ये सब अपशिष्ट को डाला जाता है और यहाँ मिट्टी होती है, ये इसके साथ मिलकर यहाँ इकट्ठा होते रहते हैं और यहाँ पर गैस बनती है और इस गैस को इस गैस टैंक में इकट्ठा किया जाता है और इस गैस को बाहर निकालने के लिए यहाँ पाइप होती है
जब इसमें से गैस बन गई तो जो ये बचा हुआ सामान है, कुछ भी गोबर वगैरह, तो इसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और उसे खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो अब इसे हम पढ़ लेते हैं पहले कि जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि एक अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। यानी इससे जो गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें होती हैं। और यह गैस खाना पकाने और विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है। इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैविक खाद का भी उत्पादन होता है। और ये जो खाद है इसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये फसलों के लिए, पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का भी दोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है और ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। तो अभी हम कार्य करें और ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में खनिज और ऊर्जा के स्रोतों के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।